नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी का स्वर्णकाल, जहां आज बात होगी कमोडिटी के स्वर्णिम इतिहास की। आज़ादी से अब तक यानी 75 सालों में सोने चांदी का प्रदर्शन कैसा रहा है और आगे क्या इस तरह के प्रदर्शन फिर से दोहराई जाने की उम्मीद कर सकते हैं। करेंगे चर्चा, साथ ही क्रूड और मेटल की कुछ अनसुनी कहानियां भी हम आपको बताएंगे। और आज हमारे इस खास शो को और भी खास बनाने के लिए 4 मेहमान हैं। जेम्स ज्वेलरी काउंसिल के चेयरमैन आशीष पेठे साहब हैं, ऑगमोंट गोल्ड की रेनिशा चेनानी जी हैं, कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव हैं और स्टेवन.com के दीपेन शाह हैं। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले बात होगी गोल्ड की, क्योंकि जिस तरह की गोल्ड की जर्नी रही है, जबरदस्त जर्नी रही है। और कहते भी है ना कि सोना है सदा के लिए। सोना कल भी सबसे खरा था और आज भी सबसे खरा सौदा है। निवेश की बात करें या फिर दिखावे की बात करें, हर जगह, या फिर शादी हो या पूजा पाठ हो, हर जगह सोने से बेहतर रिटर्न किसी भी एसेट क्लास का इस तरह का परफॉर्मेंस नहीं रहा है और सोने को सबसे ज़्यादा तरजीह भी दी जाती है। तो 75 साल में अगर बात करें सोने की, तो रिटर्न के लिहाज से 64,000% से ज़्यादा का रिटर्न सोने ने अब तक दिया है। लेकिन आगे क्या यही परफॉर्मेंस बरकरार रहेगा? उससे पहले देख लेते हैं गोल्ड पर यह रिपोर्ट। उन्नीस में 10 ग्राम सोने का भाव 88 रुपए के करीब था, जो अगस्त 2020 में बढ़कर 56,191 रुपए के रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंच गया। यानी 75 साल में सोने ने 64,000% से ज्यादा का रिटर्न दिया। अगर सोने का मौजूदा भाव 52,000 से भी तुलना करें तो आजादी से अब तक करीब 59,000% तक की तेजी आ चुकी है। यानी आम आदमी जो निवेश की ABCD भी नहीं समझते थे, उन्होंने भी अगर लंबे समय तक गोल्ड को होल्ड किया होगा तो हजारों % की कमाई कर चुके होंगे। देश में सोने को लेकर इतना ज्यादा आकर्षण है कि निवेश हो या ज्वेलरी के लिए खरीदारी हो या फिर किसी शुभ मौके पर निवेश की बात हो, हर मौके पर सोने से बेहतर कुछ नहीं माना जाता है। आजादी के वक्त देश के आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे, बेरोजगारी ज्यादा थी, निवेश को लेकर लोगों में समझ नहीं के बराबर थी। उस दौर में भी खरीदारी के लिए जमीन और सोना सबसे लोकप्रिय विकल्प था। उस दौर में जो लोग थोड़े जागरूक थे, उनको सोने ने लंबी अवधि में जोरदार रिटर्न दिए। हालांकि ऐसे लोग जो बिना सूझबूझ के भी गोल्ड ज्वेलरी खरीद कर घर में रखते थे, उनको भी लंबी अवधि में सोने ने जोरदार रिटर्न दिया। सोना हर दौर का साथी माना जाता है। बुरे वक्त में तो सोने से बेहतर कुछ नहीं होता। ग्लोबल मंदी हो या फिर युद्ध की स्थिति, किसी भी आपातकाल में सोना हमेशा साथ देता है। बुरे वक्त में आप किसी भी इलाके में रहते हैं तो भी आप सोना आसानी से बेच सकते हैं या फिर सोने को गिरवी रखकर गोल्ड लोन ले सकते हैं। यानी सोना लिक्विड भी काफी ज्यादा होता है। बड़े एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में 15 से 20% तक सोना रखना चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में सोने से ज्यादा रिटर्न कहीं नहीं मिलता है। गोल्ड की रियल वैल्यू बुरे वक्त में पता चलती है। कहते हैं गोल्ड को डर बहुत पसंद है। डर जितना ज्यादा होगा, सोने में उतनी ज्यादा तेजी आएगी। यही वजह है कि जब भी दुनिया में मुश्किल वक्त आता है या फिर डर का माहौल होता है, सोने में सबसे ज्यादा रुझान देखने को मिलता है। हालांकि समय के साथ और मांग को देखते हुए सोने में निवेश के तौर तरीके भी तेजी से बदल रहे हैं। लोकप्रियता की वजह से आज की तारीख में सोने में निवेश के ढेरों विकल्प मौजूद हैं। फिजिकल की बजाय अब नए जनरेशन के लोगों को डिजिटल गोल्ड ज्यादा बेहतर लगते हैं। गोल्ड बॉन्ड से लेकर गोल्ड ETF तक, वायदा बाजार में फ्यूचर ऑप्शंस के अलावा डिजिटल गोल्ड तक के ढेरों विकल्प बाजार में मौजूद हैं। खैर, विकल्प कोई भी हो, पर सोने से दूर कम से कम भारत के लोग तो नहीं रह सकते हैं। ईटी नाउ स्वदेश के लिए विश्वमोहन कुमार की रिपोर्ट। तो सोने की जो पिछले 75 सालों की जर्नी रही है वो ज़बरदस्त रही है, लेकिन अब आगे का समय कैसा रहेगा? आगे के वक्त में भी क्या इस तरह के रिटर्न की उम्मीद करें? हालांकि अगले 1 साल के लिए, उतनी लंबी अवधि के लिए तो नहीं, अगले 1 साल तक के लिए हमने एक पोल किया है और ज़्यादातर एक्सपर्ट्स गोल्ड को लेकर यही मानते हैं कि अगले 1 साल में सोना 54,000 से 60,000 के रेंज में रह सकता है। सबसे ज़्यादा IIFL सिक्योरिटीज़
का टारगेट है। उनको लगता है कि अगले 1 साल में सोना 60,000 के ऊपरी स्तरों तक जा सकता है, यानी नया रिकॉर्ड बना सकता है गोल्ड अगले 1 साल में। केडिया कमोडिटी, उनको भी लगता है कि नया रिकॉर्ड बनेगा। मोतीलाल ओसवाल, पैराडाइम कमोडिटी, इन दोनों को भी लगता है कि रिकॉर्ड स्तरों के आसपास सोना जा सकता है। बाकी ब्रोकरेज हाउस एसएमसी ग्लोबल, ट्रस्ट लाइन, फिर कुबर्जी ग्रुप और ट्रेडबुल सिक्योरिटीज को भी लगता है कि गोल्ड में अच्छी तेजी रहेगी। लेकिन हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स हमारे मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले आशीष जी, आप कई जनरेशन से आप इस बिजनेस में हैं, जिस तरह की जर्नी गोल्ड ने की देखने को मिली है, क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या फिर इस तरह के ही रिटर्न आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नमस्कार आप सभी को, और आने वाले 75th इंडिपेंडेंस डे की सबको शुभकामनाएं। सोना अभी हमारी 5th जनरेशन है, 6th जनरेशन भी आ रही है, तो हमने ये देखा है पुरखों से भी कि सोना एक इंश्योरेंस की तरह एक्ट करता है कॉमन मैन के लिए। और ये कॉमन मैन के लिए स्टोर ऑफ वेल्थ है कि कहीं भी वो अपना वेल्थ साथ में लेके चल सकता है, स्टोर कर सकता है। और जो फाइनेंशियली इलिटरेट है, जिनको फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसे मैक्सिमम विमेन भी होती है, उनके लिए सोना हमने देखा है पिछले 75 सालों से कि इट हैज बीन द बेस्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ एडॉर्नमेंट हम कह सकते हैं। और ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट बेस्ट हेज रहा है। तो हम लोग कई पिछले सालों में ये बात कर रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, लेडीज के हाथ में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आना चाहिए। तो ये एक इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर किसी भी लेडी के पास में सोना है तो उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाता है, या उसके पास खुद एम्पावरमेंट आ जाता है कि वो सोना है, वो कहीं भी उसका कैश करके शी विल बी इंडिपेंडेंट। और जब भी कोई भी तकलीफ किसी को, भले इकोनॉमी में तकलीफ आए कि इंडिविजुअल हाउस होल्ड पे तकलीफ आए, सोने ने हर बार उसको सपोर्ट किया है। भले अभी यूक्रेन में भी वॉर में देखा लोगों को सोने ने सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है जो 75 सालों में, पिछले 5,000 सालों से सोने का जो महत्व है वो अभी तक कम नहीं हुआ है। तो आई डोंट थिंक आगे चल के भी 1000 साल तक इसका महत्व कम होगा। आने वाले 1 साल तक आपने कहा, तो मुझे मॉडरेट टू पॉजिटिव आउटलुक लगता है। 52 से 55 हजार का रेंज मैं भी रखता हूं कि इसके आसपास होने का आने वाले 1 साल में रेंज रहेगा। यानी आशीष जी को भी लगता है कि 52,000 से 55,000 का दायरा अगले 1 साल में गोल्ड का रहेगा। रेनिशा जी, आपको क्या लग रहा है गोल्ड में? जी विश्वमोहन जी, जिस तरह से हम हिस्टोरिकल रिटर्न्स की बात कर रहे हैं गोल्ड के बारे में, सिर्फ 75 इयर्स नहीं, आप अगर लॉन्ग हिस्ट्री भी देखेंगे गोल्ड की, तो जब से गोल्ड यूज हुआ है तो वो है अराउंड 3000 से 3500 BC, मतलब आज से 5000 साल पहले से गोल्ड यूज हो रहा है। स्टार्ट हुआ था इजिप्शियन से, ग्रेजुअली पूरे वर्ल्ड में एज अ मनी, एज अ ज्वेलरी, एज कई फॉर्म्स में गोल्ड यूज होता है। और अगर आप पिछले शॉर्ट हिस्ट्री की बात करें, जो अभी की जनरेशन है 15-20 साल का अगर रिटर्न्स भी देखते हैं, जब से इन्वेस्टमेंट में गोल्ड अलग अलग ऑप्शंस आए हैं, जब से तब से आप पिछले 20 साल का भी रिटर्न्स देखेंगे गोल्ड में, तो अराउंड इंडियन टर्म्स में एवरेज 12% जितना रिटर्न मिला है। एंड यूएस आप डॉलर टर्म्स में देखेंगे तो 9% जितना एवरेज रिटर्न है। तो अगर हम इंडियन टर्म्स की बात करें, रुपी डेप्रिशिएशन की वजह से 12% जितना एवरी ईयर जिस एसेट में रिटर्न मिलता हो, जिसकी लिक्विडिटी कैश की तरह हो, तो आई थिंक उसके लिए जो एक स्टोर ऑफ वेल्थ की जो हम बात कहते हैं वो बिल्कुल सही है। एंड सिर्फ स्टोर ऑफ वेल्थ की तरह नहीं, हमें सबको पता है कि गोल्ड एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन है, हेज अगेंस्ट अनसर्टेन टाइम्स है। तो जो इम्पोर्टेंस है गोल्ड का, आई डोंट थिंक सो वो कम होगा, ग्रेजुअली बढ़ता ही रहेगा। रिटर्न्स भी आए थिंक 10-11% कंटिन्यू रहेंगे एवरेज हर साल। सो हर साल आपको थोड़ा इन्वेस्ट करना ही चाहिए गोल्ड में। जिस तरह से आपने भी बताया कि 15-20% पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना बहुत जरूरी है। आई ऑल्सो थिंक द सेम थिंग कि आप SIP कीजिए गोल्ड में, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए, जो आपको बेस्ट रिटर्न्स मिलते हैं, आपकी एवरेज कॉस्ट बहुत कम होती है। एंड इनफैक्ट जो अगर प्राइस टारगेट की आप बात करें, तो आई ऑल्सो बिलीव कि 56,000 से 57,000 तक के टारगेट्स हम कुछ ही महीनों में देख सकते हैं वापस गोल्ड में। जो प्रीवियस हाई था वहां तक हम वापस पहुंच सकते हैं।
साई के पास वापस वहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसा रेनिशा जी भी मानती है, और 52,000 से 55,000 तक आशीष जी। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, किस तरह के रिटर्न की उम्मीद करें अगले एक साल में? गुड इवनिंग विश्व मोहन जी। इस साल हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो आपके टीम को, आपको और सारे दर्शकों को इसकी शुभकामनाएं। मेरे हिसाब से गोल्ड एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, और गोल्ड हमने देखा है कि जब भी एक अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट रहता है तभी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और ये अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट कभी भी आ सकता है। और जो हम जैसे जैसे ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपमेंट देखते जाएंगे, आई थिंक अनसर्टेनिटी विल बिकम अ नॉर्म, और उसके चलते मेरे हिसाब से गोल्ड एक आई वुड से एक मैंडेटरी इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और जैसे आपने राइटली कहा कि एक 15 to 20% का जो एलोकेशन है वो गोल्ड की तरफ होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज दैट आर देयर इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और इसी लिहाज से मुझे लगता है कि आगे जाके भी गोल्ड के जो दाम है वो कंटिन्यू बढ़ते ही रहेंगे। और जो इंटरेस्ट है वो अगर हम देखें तो इनिशियली लोगों का रुझान जो था वो टुवर्ड्स गोल्ड ज्वेलरी था, लेकिन अभी कुछ सालों से हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट की तरफ गोल्ड लोगों का रुझान बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि गोल्ड भी एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जहां पे रिटर्न्स अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं, स्पेशली जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। तो वो हमें गोल्ड ईटीएफ्स और जो भी पेपर गोल्ड में जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसके थ्रू हमें दिखाई देता है कि लोगों का इन्वेस्टमेंट की तरफ रुझान अभी बढ़ चुका है, एज अगेंस्ट जो पहले ट्रेडिशनल ज्वेलरी लोग खरीदते थे। वो तो हो ही रहा है, बट आई थिंक इन्वेस्टमेंट की तरफ भी काफ़ी इंटरेस्ट हमने देखा है। तो मेरे हिसाब से आगे चल के भी गोल्ड में एक पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। इतना अनसर्टेनिटी है कि टारगेट देने के लिए तो मैं बता दूं, लेकिन मेरे हिसाब से एक लॉजिकल लेवल देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा है कि एक हफ्ते में या एक महीने में भी कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज दैट आर गोइंग ऑन। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि 55-56,000 इज वेरी मच अचीवेबल इन द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि रुपी में भी हमने डेप्रिसिएशन का मोड देखा है, और हो सकता है कि वो थोड़े टाइम तक कंटिन्यू रह सकता है। और इंटरनेशनल गोल्ड भी मेरे हिसाब से जो इन्फ्लेशनरी वरीज है इंटरनेशनल मार्केट ग्लोबल इकोनॉमी में, और जो अनसर्टेनिटीज है वो सपोर्ट करेगा गोल्ड को, और पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके गोल्ड $2,300-$2,500 तक भी जा सकता है। तो अगर हम इसे कंसिडर करें तो मेरे हिसाब से 57,000 60,000 तक के लेवल्स भी हम नेक्स्ट ईयर तक देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड इज स्टिल अ वेरी गुड एंड इट विल रिमेन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, और इसे पोर्टफोलियो में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसे आप SIP की तरह अगर इसमें इन्वेस्ट करें, आई थिंक दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, और स्टैगर्ड वे में इसे एक्यूमुलेट करते रहे। मुझे लगता है कि गोइंग अहेड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई थिंक अच्छा रिटर्न आ सकता है गोल्ड। ओके, यानी बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। चलिए, अब दीपेन जी, आपसे अब सवाल होगा, ऐसे क्या ट्रिगर होंगे? ज़्यादातर जानकारी यही लग रहा है कि 55 से 56,000 अगले एक साल में, लेकिन ऐसे क्या ट्रिगर होंगे जो 55 से 56,000 तक गोल्ड के भाव को ले जा सकते हैं अगले एक साल के लिए? देखिए, सबसे पहले तो शो पे बुलाने के लिए आपका धन्यवाद, सभी दर्शकों को, और आपको भी आने वाले इंडिपेंडेंस डे की खूब खूब शुभकामनाएं, एंड वेरी प्राउड मोमेंट कि हम 75th ईयर में जा रहे हैं। तो आई थिंक और अच्छे समय की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। गोल्ड के बढ़ते हुए दामों से एक ही दिक्कत है, ऑन अ लाइटर नोट, के जितने दाम बढ़ते हैं तो मेरी वाइफ को और गोल्ड खरीदना होता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत और समस्या हो जाती है। आई एम श्योर के सभी के लिए ये दिक्कत हो जाती है। तो लाइटर नोट को अगर हम सीरियस बनाते हैं तो यही एक कॉमन फिनोमिनन है कि जो भी दर्शक होते हैं वो जब भी भाव बढ़ते हैं तभी उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, और भाव जब भी कम होते हैं तभी सोचते हैं कि और नीचे आएंगे तभी खरीदेंगे। तो ये रिवर्स साइकोलॉजी अपनाने की जरूरत है कि भाव जब भी नीचे आते हैं तभी और आपने खरीदने जाना चाहिए, और आपने नीचे में अक्यूमुलेट करना चाहिए, और भाव जब भी बढ़ते हैं तभी आपने थोड़ी बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। तो अगर आप ये भी थोड़ा एक इम्प्लीमेंट करने में सक्षम हो जाते हैं तो आपका आने वाले समय में और भी बेहतरीन रिटर्न्स गोल्ड से अपने खुद के परचेस में देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा तो बाकी सभी पैनलिस्ट ने बहुत ही
अच्छी तरह गोल्ड के फायदे बता दिए हैं। और अगर प्राइस राइज की बात करें कि 55-56,000 क्यों हो जाएंगे, बिकॉज एक तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में काफी अच्छे जो इंटरेस्ट रेट हाइक हो गई है, तो उसका एक नेचुरल फिनोमिनन है कि गोल्ड एक इन्फ्लेशन हेज साबित होगा, तो आपको वहां पे भी काफी अच्छी गोल्ड में बाइंग देखने मिल सकती है। ओके, चलिए अब गोल्ड के बाद चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी अगर गोल्ड के बाद सबसे पॉपुलर एसेट क्लास है, खास करके रूरल इंडियाज में, तो चांदी ही है। और चांदी की अगर चाल की बात करें तो आज़ादी से अब तक करीब 73,000% तक चांदी महंगी हो चुकी है। 1947 में 107 रुपए किलो बिकने वाली चांदी 78,000 के करीब 2020 में चली गई थी। लेकिन आने वाले वक्त में क्या यही तेजी जारी रहेगी? चलिए सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। वक्त बदला, निवेश के तौर तरीके बदले, पुराने विकल्पों की जगह नए विकल्प, फिर फिजिकल से डिजिटल तक का सफर। सोने के बाद अगर देश में किसी एसेट क्लास की आम लोगों के बीच लोकप्रियता है तो वो चांदी है। यही नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कमोडिटी की लिस्ट में भी चांदी शामिल है। दुनिया भर में चांदी की कुल खपत में आधा हिस्सा सिर्फ इंडस्ट्री के लिए जाता है। यही वजह है कि चांदी साल दर साल लगातार महंगी होती जा रही है। 2020 के रिकॉर्ड स्तरों को देखें तो आजादी से अब तक चांदी 73,000% तक महंगी हो चुकी है। मौजूदा स्तरों से भी तुलना करें तो चांदी 1947 के भाव से करीब 55,000% ऊपर है। 1947 में चांदी का भाव 107 रुपए प्रति किलो था, जो 1974 में बढ़कर 1,000 रुपए प्रति किलो के ऊपर पहुंच गई। वहीं साल 1987 में चांदी 5,000 रुपए प्रति किलो बिक रही थी। साल 2004 में आते आते चांदी 10,000 के पार चली गई। वहीं 2008 में चांदी का भाव 25,000 का स्तर भी पहुंच गया। यानी चांदी की चमक समय के साथ जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रही है। 2020 में तो चांदी ने कमाल ही कर दिया। चांदी 78,000 के रिकॉर्ड स्तरों के करीब चली गई। हालांकि रिकॉर्ड स्तरों से चांदी फिलहाल 25% से ज्यादा नीचे है, लेकिन तेजी की संभावनाएं अब भी बरकरार है। चांदी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये प्रेशियस और इंडस्ट्रियल दोनों कमोडिटी है। इसलिए सोने में तेजी के अलावा बेस मेटल्स की मांग का फायदा भी चांदी को खूब मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक, सोलर पैनल से लेकर पावर और फार्मा सेक्टर तक में चांदी की जबरदस्त मांग है। टैबलेट हो या फिर स्मार्टफोन, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चांदी का इस्तेमाल होता है। इंडोर प्लम्बिंग से लेकर एरोस्पेस टेक्नोलॉजी तक में चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, रूरल इलाकों में ज्वेलरी के लिए चांदी सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। चांदी की रिसाइकलिंग के लिए उपलब्धता सीमित होने से इसकी मांग हमेशा है। इस वजह से चांदी चमकने के लिए तैयार रहती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से सप्लाई की दिक्कतों की वजह से दुनिया भर में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम हुई है। यही वजह है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में सुस्ती के साथ चांदी की रफ्तार भी कम हो गई है। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डिमांड में रिकवरी आएगी और सोना भी तेज होगा तो चांदी फिर नई उड़ान भर सकती है, क्योंकि बाकी कमोडिटी के मुकाबले वैल्यूएशन के लिहाज से चांदी सबसे ज्यादा आकर्षक है। ऐसे में 75 सालों के स्वर्णिम इतिहास को चांदी आगे भी दोहरा सकती है। ईटी नाउ स्वदेश के लिए विश्वमोहन कुमार की रिपोर्ट। चलिए, यानी सोने से भी ज्यादा रिटर्न चांदी में देखने को मिला। 73,000% तक की तेजी अगर रिकॉर्ड भाव से तुलना करें 107 रुपए से, तो वहां तक आ चुकी है चांदी में। अब रेनिशा जी, क्या लग रहा है, चांदी की यही चाल आगे भी आपको देखने को मिलेगी? और अगले 1 साल तक आपको क्या लग रहा है चांदी में क्या होने वाला है? जी, हमने सिल्वर में जब भी मूव आते हुए देखा है तो हमने देखा है कि बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। जिस तरह 2006 में, 2005, 2009, 2010 में 40-50% जितने पर ईयर रिटर्न्स हमने सिल्वर की प्राइजेस में आते हुए देखे हैं। इस साल प्राइजेस में नरमी बनी हुई है, बिकॉज गोल्ड में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है। फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, इस वजह से 7 to 8% डाउन है चांदी। बट आई थिंक जिस तरह से रिवर्सल आया है पिछले महीने, मुझे लग रहा है लो हैज बीन मेड इन जुलाई मंथ, जब जीडीपी के आंकड़े नेगेटिव आए थे यूएस के, और 2 कंसेक्यूटिव नेगेटिव जीडीपी से एक रिसेशन का कंसर्न ज्यादा बढ़ गया है। सो मुझे लगता है इंडस्ट्रियल यूज भी जिस तरह पॉजिटिव है, प्रेशियस मेटल साइड से भी एक जो सेफ हेवन बाइंग है
गोल्ड के साथ सिल्वर में भी आ रही है, ग्रेजुअली बॉटम आउट हो चुका है। मुझे लग रहा है नेक्स्ट ईयर तक हम फिर से प्राइसेस को 70,000 तक आते हुए देख सकते हैं। सो हर डिप पे बाय करना चाहिए। सिल्वर में भी एसआईपी कर सकते हैं, ऑगमोंट में इनफैक्ट डिजिटल सिल्वर पे आप एसआईपी कर सकते हैं, एक ओनली मेथड है जहाँ पे एसआईपी अलाउड है आपको। सो एसआईपी करते रहिए, 70,000 तक के मुझे नेक्स्ट ईयर तक टारगेट्स लगते हैं। ओ नहीं, यानी 70,000 तक के टारगेट, और ज़्यादातर ब्रोकरेज हाउस का भी यही टारगेट है 70 से, हालांकि 90,000 भी ऊपर के टारगेट है, लेकिन जो एवरेज जो निकल के आ रहा है वो 70,000 के आसपास। रिनिशा जी भी वही मानती है। रविंद्र जी, आपको भी लग रहा है कि अगले एक साल में 70,000 तक चांदी फिर से जा सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है विश्वमोहन जी। हमें पिछले बार भी जब भी गोल्ड के प्राइसेस जो है वो 2000 तक गए थे, वी एक्सपेक्टेड सिल्वर टू गो हायर, लेकिन सिल्वर ने अंडर परफॉर्म किया था और सिल्वर के प्राइसेस $30 से रिवर्स हुए थे। बट लुकिंग एट द पोटेंशियल, मुझे लगता है कि सिल्वर में ज़्यादा पोटेंशियल है टू गो हायर, क्योंकि सिल्वर टेक्स क्यूज फ्रॉम प्रेशियस मेटल एज वेल एज फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेटल्स, और इंडस्ट्रियल मेटल्स भी आगे जाके परफॉर्म ही करने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से चांदी में इंटरनेशनली मुझे लगता है कि $30, $40 एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर इंडियन मार्केट्स की बात करें तो इंडियन मार्केट्स में आई थिंक 80,000 to 90,000 इज लॉन्ग पेंडिंग, और ये कभी भी आ सकता है, क्योंकि हमने सिल्वर का मूव देखा है। सिल्वर का मूव बहुत वाइल्ड होता है, इट्स अ हाई बीटा कमोडिटी, और इसे 5-6 हज़ार रुपया ऊपर बढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और अगर ओवरऑल अनसर्टनिटी देखें तो मेरे हिसाब से गोल्ड में पॉजिटिवनेस लगता है, तो उसके चलते सिल्वर में भी पॉजिटिवनेस आ सकती है। और हमें लग रहा है कि आगे जाके वी माइट सी 70,000 to 80,000 लेवल, एंड which can extend to 90,000 as well। मेरे हिसाब से $30 से $40 के भाव वेरी मच पॉसिबल है। ओके, यानी बड़ी तेजी, यानी 20 से $40, वहाँ तो कॉमेक्स पर डबल, यानी एमसीएक्स पर भी ज़बरदस्त तेजी की आप उम्मीद कर सकते हैं। दीपेन जी, आपको क्या लगता है, आप कितना रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं अगले एक साल में चांदी में? देखिए, मैं दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट्स में ऑल टाइम हाई सिल्वर का लगभग $49.5 के आसपास है। मतलब हम वहां से अभी भी और आधे पे चल रहे हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट कीजिए कि अगर चांदी $40, $50 के आसपास जाती है तो यहाँ से भाव 2.5 टाइम्स तक भी हो सकते हैं। तो अगर आप चांदी के इन्वेस्टमेंट को थोड़ा समय देंगे तो जो रिटर्न आपने पिछले 75 साल में देखे, शायद उससे ज्यादा रिटर्न आप अगले 75 साल में देख पाएंगे। बट अनदर 3-4 साल की भी बात करें तो हमारा मानना ऐसा है कि वो मोमेंटम पिकअप होगा और प्राइसेस यहाँ से डबल हो सकते हैं। तो इजीली 1 से सवा लाख रुपए, 1,20,000, 1,25,000 भी अगले 3 से 4 साल में आपको सिल्वर में देखने मिल सकते हैं। और नियर टर्म में तो डेफिनेटली 60-65,000 के लेवल्स आ सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सिल्वर में आप इन्वेस्टमेंट ओके, यानी 3 से 4 साल में चांदी यहाँ से 2 गुना हो सकती है। ये एक बड़ा स्टेटमेंट इनकी तरफ से, दीपेन जी की तरफ से। तो एक बेहतर एसेट क्लास के तौर पर आपको लंबी अवधि का नजरिया रखने चाहिए, और आपके पास कई विकल्प भी आ गए, जैसा रिनिशा जी कह रहे थे, डिजिटल सिल्वर भी मौजूद है आपके लिए, सिल्वर ETF भी है, और फिर फिजिकल में है ही। और फिजिकल पर बात करने के लिए पेटे साहब हैं ही। पेटे साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या चांदी के लिए ज़्यादा बेहतर माहौल होगा आने वाले समय में, और लंबी अवधि के लिए सही वक्त है ये खरीदारी का चांदी? राइट, जैसा आपने सही कहा, 78,000 तक का एक हमने ऑल टाइम हाई देखा था, और वहां से मैक्सिमम करेक्शन सिल्वर प्राइसेस में आया है कंपेयर टू गोल्ड के प्राइसों में। तो वहां से अभी अपसाइड भी मुझे सिल्वर में ज्यादा दिख रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो कंज्यूमर का प्रेफरेंस मैं रिटेल लेवल पे देख रहा हूँ, क्योंकि सोने की कीमतें इतनी बढ़ गई है कि उनको कई कंज्यूमर सेगमेंट के पहुंच के बाहर हो गया सोना। तो उनके लिए सिल्वर इज द नेक्स्ट बेस्ट इन्वेस्टमेंट, जो सोने की जगह वो सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। और अपने कल्चर में भी सिल्वर में इन्वेस्टमेंट है, ताकि वो, जैसे हमने सोने में हम लोग निवेश करके देखते हैं, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट है या अनसर्टेनिटी में यूज होता है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हमने सिल्वर में भी देखा है। तो उसमें भी मुझे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अगर टारगेट के बारे में आप पूछोगे तो मुझे 68,000 to 70,000 तक अगले एक साल में दिखता है। ज़बरदस्त तेजी की उम्मीद इनको भी लग रहा है। चलिए अब क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी ज़बरदस्त उछाल, पिछले अगर कुछ सालों का इतिहास देखें तो अलग अलग खबरों से, अरब इजराइल विवाद से 1973-74 के आसपास 250% की तेज़ी एक साल में हमने देखा। इराक कुवैत युद्ध 90-91 के आसपास, वहाँ पर 2 गुना हो गया था चंद महीने में भाव। फिर हमने कोरोना काल में माइनस तक भी MCX पर भाव जाते हुए हमने देखा था। ब्रेंट भी $8-9 के आसपास फिसल गया था। तो क्रूड काफ़ी
वोलेटाइल काउंटर है। दीपेन जी, क्या लग रहा है क्रूड के लिए कैसा समय रहेगा आने वाले समय में? क्या इस तरह की वॉलेटिलिटी और तेजी जारी रहेगी आगे भी क्रूड की? देखिए, तेजी जारी रहना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है। वोलेटिलिटी डेफिनेटली जारी रहेगी, तो रिटेल निवेशकों का काफी ध्यान लेके ट्रेड करना होगा। हमारा मानना ऐसा है कि यहाँ से थोड़ी और गिरावट आ सकती है और क्रूड के प्राइसेस $80 to $85 के आसपास एक विन विन सिनेरियो में ट्रेड हो सकते हैं। तो अगले 3 से 6 महीने या 1 साल का प्राइस टारगेट हमारा $80 to $85 का एवरेज रहेगा। रविंद्र जी, अब आपसे मेटल पे बात कर लेते हैं। मेटल का भी इतिहास काफी पुराना है। अगर एलएमई की बात करें तो 1877 से ही वहां शुरुआत हुई थी। हालांकि बीच में डिस्टर्बेंस भी था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय फिर 1953 तक वहां पर कोई ट्रेड नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे एल्युमिनियम 70s 80s में बाकी कमोडिटी निकल वगैरह भी आती गई। तो क्या लग रहा है मेटल के लिए किस तरह से बदलाव होंगे मार्केट में और किस तरह के माहौल बनेंगे? क्या आगे भी तेजी जारी रहेगी बेस मेटल्स की और डिमांड इस तरह की बनी रहेगी जो हिस्टोरिकल डिमांड थी जिस तरह की? बिल्कुल विश्व मोहन, मेरे हिसाब से जो वैसे ग्लोबल इकोनॉमी में डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप इंडिया ही देखें तो इंडिया में भी जो रफ्तार से डेवलपमेंट हो रही है, आई थिंक ये मेटल्स की डिमांड आगे जाके बढ़ने वाली है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो निकल का डिमांड, अगर कॉपर का डिमांड, अगर आप कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दूसरे मेटल्स का डिमांड जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया। तो मेरे हिसाब से आगे जाके जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है जैसे कि इंडिया, आई थिंक इनमें काफी डिमांड निकल सकता है। और ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में आई थिंक डिमांड के चलते वी माइट सी स्पॉट अप इन प्राइसेस। प्लस जो अनसर्टेनिटीज है जो हमने लास्ट 2-3 साल में देखी है, पैंडेमिक, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, जिससे कि सप्लाई टाइटनेस होता है, तो आई थिंक सप्लाई टाइटनेस की वजह से भी हम देख सकते हैं कि डिमांड एक्सीड करेगा सप्लाई का। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल मेटल्स में भी हम आगे जाके अच्छे रिटर्न्स देख सकते हैं और तेजी कंटिन्यू रहेगी। ओके, यानी मेटल में भी अच्छी तेजी यहाँ से कंटिन्यू होगी। शुक्रिया रविंद्र जी आपका, आशीष पेठे साहब आपका, रेनिशा जी आपका और दीपेन जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और इस खास पेशकश को और भी खास बना दिया। तो कमोडिटी के स्वर्णकाल के इस खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।